नो क्वेश्चंस? नो सर, नो क्वेश्चन। अगर एग्जाम में कोई सवाल है जिसके बारे में आप ऑप्शन के बारे में कंफ्यूज हैं कि मेरी तो सही था और बाद में ये कर दिया गया, अगर कोई ऑप्शन के बारे में किसी में कंफ्यूज हैं तो वो भी पूछ सकते हैं इफ़ यू वांट। मैंने एक ईमेल रिसीव की थी किसी एक स्टूडेंट से, और उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज डिस्कस करूंगा। अगर वो स्टूडेंट मौजूद हैं, अगर उनका वो सवाल अभी भी कंफ्यूज हैं वो, तो वो मुझे बताएं, हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। नहीं है? ओके, सो लेट्स बिगिन। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, कोई बताएगा? कहाँ पे जाके हमने छोड़ा था? सर मास्टर थ्योरम कर रहे थे। थ्योरम पे। जी, कोई बताएगा मास्टर थ्योरम में हम क्या कुछ देख चुके थे अब तक? आई मीन सर आपने आपने ये इक्वेशन बताया था। बताई थी कि टी ऑफ एन किसके इक्वल होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो दो चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। एक ये कि पोलिनोमियली लार्जर क्या होता है, ये याद आ गया। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से पोलिनोमियली लार्जर है, इसका मतलब है कि वो एटलीस्ट किसी पोलिनोमियल फैक्टर से उससे बड़ा है। यस, और इसमें मैंने बताया था कि जैसे एक फंक्शन है एन स्क्वायर और एक फंक्शन है एन स्क्वायर लॉग एन है और एक फंक्शन है एन स्क्वायर, तो ये एफ ऑफ एन असिम्प्टोटिकली तो बड़ा है लेकिन पोलिनोमियली बड़ा नहीं है। रिमेंबर दिस? जी सर। एक तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि एक फंक्शन पोलिनोमियली बड़ा होने से क्या मुराद है, और दूसरा ये कि मास्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो रिकरेंस होनी चाहिए इस फॉर्म में, ये जो सामने लिखी हुई है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आप उसको देखें रिवाइज करें। और ये जो फैक्टर ए है ये कोई कांस्टेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1, और ये जो फैक्टर बी है ये भी कोई कांस्टेंट होना चाहिए ग्रेटर देन 1, और ये एफ ऑफ एन जो है ये असिम्प्टोटिकली पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। और वहां हमने कुछ एग्जांपल्स की थी कि किन पे अप्लाई होता है किन पे नहीं होता। यस? यस सर। जी सर। सो आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑन, और आज इंशाल्लाह हम मास्टर थ्योरम अप्लाई भी करेंगे, यानी मुख्तलिफ रिकरेंसेस को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मैंने, अगर आपको याद हो, एक दो और चीज़ें बताई थी कि इसमें अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। इस पे अप्लाई हो जाता है, यस, नॉट अ बिग डील। इस पे भी अप्लाई हो जाता है, नॉट अ बिग डील। इस पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये असिम्प्टोटिकली पॉजिटिव नहीं है। रिमेंबर दैट, दीज आर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। जस्ट जी क्योंकि बीच में एक हफ्ते की, मेरा ख्याल है एक हफ्ते से भी ज्यादा की ब्रेक आ गई है, तो आई जस्ट वांटेड टू पुट यू ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब अगर एक रिकरेंस ऐसी हो जिसमें मास्टर थ्योरम अप्लाई हो जाए तो फिर उसका जवाब कैसे निकलेगा, यानी उसको सॉल्व कैसे करेंगे। कोई बेस केस है, एनी बेस केस के लिए जरूरी नहीं है टी ऑफ 1 नहीं हो, टी ऑफ एनी कांस्टेंट that might be a base case. So normally the base cases are constants. यहाँ पे constant 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1 million हो, whatever that is, it doesn't really matter in asymptotic notations. Okay, so even if your base case is t of 1 or t of 5 or something, it is okay to write it as t of 1 is equal to constant. Okay, yes? यस सर। And then we have, let's say, t of n is equal to a times t of n over b plus some function f of n. And assume all the constraints are met, which means a is constant, and it is at least 1, which means it is 1 or bigger. B is constant, and it is at least, it is strictly bigger than 1, and f of n is asymptotically positive function. Yes? जी सर। So then how master method will give us the result of it? In other words, how can we write
how can we finally write the solution? T of n is equal to theta something. Okay, that's our goal. So if master method is applicable, तो फिर आपने दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है. एक क्वांटिटी क्या है? n raised to the power log of a to the base b. एक क्वांटिटी ये है. Yes, n raised to the power log of a to the base b. दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? f of n. ये दो क्वांटिटीज हैं, इनको आपने कंपेयर करना है. इन दो क्वांटिटीज में से ये जो पहली क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी है, इन दोनों में से जो पोलिनोमियली लार्जर है वो आपका रिजल्ट है. मेक सेंस? मैं इसकी एक मिसाल ले लेता हूं और हम उस मिसाल को करते हैं. मेरी आवाज आ रही है? यस जी सर. Yes, sir. So let me explain this here with an example. So let's say example t of n is equal to 4 times t of n over 2 plus n. Let's say that's a recurrence with the base case t of 1 is equal to some constant. Now compute one quantity. The quantity is n raised to the power log of 4 to the base 2. And this gives n square. Yes? Because log of 4 to the base 2 is 2, so n raised to the power 2. Yes, no? जी सर. सर. So this particular thing is power of n. This is power of n. This is exponent, power of n. So in this case, the power of n becomes 2. That's quantity 1. Quantity 2 is f of n. In this case, the f of n is simply n. So let me write this as n. So now compare this one and that one and see which one of these is polynomially larger. Which one is polynomially larger, n square or n? N square, sir. And So so the result of this is n square. Make sense? Yes? सर हमने जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व नहीं किया, अब सिर्फ हमने n को सॉल्व किया. जस्ट हमने सॉल्व नहीं किया, हमने एक फॉर्मूला लगाया. जैसे फॉर्मूले को ड्राइव हम कर सकते हैं इसको. तो हमने, जैसे आपको पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. यस सर. तो अगर आपने ये मेमोराइज किया हो तो जहां कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वहां ब्लाइंडली ये लिख देते हैं विदाउट डेरिवेशन. यस सर. तो तो ये मास्टर थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं. अगर कोई कहे कि नहीं नहीं ये रिजल्ट नहीं है, प्रूव करें, तो फिर हम रिकरिएंट ट्री से इसको प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है सर. समझ रहे हैं ना? यस. ये कोई, हाँ, ये यूं समझ लें कि एक मेमोराइज करने वाला एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऐसा हो तो ये रिजल्ट होता है. कोई कहे कि क्यों होता है, इसकी प्रूफ करने के तरीके हैं, लेकिन प्रूफ करने के बाद भी आप मेमोराइज ही करेंगे ना इवेंचुअली कि यार अगर ये केस हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, ये क्यों होगा, देन गो टू प्रूफ. प्रूफ कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है. यस सर. और इसका प्रूफ रिकरिएंट ट्री से होता है, यानी आई मीन नॉट दैट हार्ड. चलें आगे. यस Yes? सर. One more example, t of n, the same example. What is the result? Hurry up. n cube. N cube, that's it. अगर आप चाहें तो आप इसको रिकरिएंट ट्री मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखें, जवाब यही आएगा.
यानी अपने तौर पे इसको वेरीफाई भी करके देखिएगा, ठीक है? सर इस पर जी अगर सर। हमने इसको सॉल्व करना हो तो log 2 बेस 4 ही होगा। ये है ना, log of whatever the value of a is, whatever the value of b is. a और b की वैल्यूज आप लोकेट करें ना, ये वैल्यू है a की, ये वैल्यू है b की, log of a to the base b. ठीक है सर, ठीक है Make sense? यस सर। Okay. Okay, a couple of more examples. Okay, what is the first quantity? What is the second quantity? Which one of them is polynomially larger? सर पोलिनोमियल तो नहीं। So none of these is polynomially larger. ये n log n asymptotically larger है, polynomially larger नहीं. It is not larger by a polynomial factor. None of these is polynomially larger. वो केस जहां पे दोनों में से कोई भी पोलिनोमियली लार्जर ना हो तो उसका रिजल्ट ये होता है, थीटा आपका जो भी एफ ऑफ एन है, जो भी आपका एफ ऑफ एन है उसके साथ आपने लॉग एन मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज द रिजल्ट। अगर दोनों में से कोई भी पोलिनोमियली लार्जर ना हो तो फिर जो आपके रिकरेंस के अंदर एफ ऑफ एन है उसको आपने लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देना एंड दैट इज योर रिजल्ट। इस केस में रिजल्ट होगा आपका एफ ऑफ एन है एन लॉग एन और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग एन के साथ तो आंसर आ जाएगा आपका थीटा एन लॉग एन स्क्वायर। लॉग की बेस जो भी हो, डजंट मैटर। मेक सेंस? सर रिपीट कर देंगे। मैं रिपीट करता हूं, दो क्वांटिटीज में से जो दो क्वांटिटीज आपने निकाली हैं, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, इन दो क्वांटिटीज में से जो क्वांटिटी पोलिनोमियली लार्जर हो वो डायरेक्टली वही रिजल्ट है। अगर दोनों में से कोई भी पोलिनोमियली लार्जर ना हो सकता है कोई एक आधा असिम्प्टोटिकली लार्जर हो, लेकिन अगर कोई भी पोलिनोमियली लार्जर ना हो तो फिर क्या करें? देन व्हाट इज द रिजल्ट? तो फिर आपने करना यह है कि ये जो एफ ऑफ एन है इसको लॉग एन के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड दैट इज द रिजल्ट, जो भी एफ ऑफ एन हो। इस केस में हमारे पास एफ ऑफ एन ये था, हम इसको log n से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट बिकम्स अ रिजल्ट। जब इसको log n से मल्टीप्लाई करेंगे तो log n इनटू log n स्क्वायर। यस? ओके सर। सर ये लॉग एन से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम? नहीं समझ आ रही बात। I mean this is the same question as why a square minus b square is equal to a minus b and a plus b. You need to go through the proof. Yes? ओके सर, ठीक है सर। I mean अगर हम प्रूफ करें तो these are the results जो कि निकलेंगे। प्रूफ इसका मैं नहीं करवा रहा इस कोर्स में, वैसे आप रिकरियंट ट्री के थ्रू कर सकते हैं, but these are the results that आप यूं समझ लें these are the formulae जिसके पीछे प्रूफ है प्रॉपर कि अगर ये फॉर्म हो तो ये रिजल्ट आएगा। क्यों? there is a proof for it। और इसको अगर आप अभी रिकरियंट ट्री की मदद से करें तो आप देखेंगे इसका n log n स्क्वायर आंसर आएगा। वैसे भी अगर आप कर लें, if you have any I mean doubts or kind of that thing, you always have recurrent tree method with you. Okay? ओके सर। Great. What about the following recurrence?
What is the answer? सर n No. सर इसमें दोनों का सेम ही आ रहा है। तो कोई भी एक दूसरे से पोलिनोमियली लार्जर नहीं है, तो अब क्या होगा? अगर none of these is polynomially larger than the other, n log n होगा सर। yes, n अगर कोई भी होगा। पोलिनोमियली लार्जर ना हो तो फिर हमने f of n को पकड़ना है और उसके साथ log n को मल्टीप्लाई कर देना है। yes? जी सर। ये मर्ज सॉर्ट की रिकरेंस। ओके, ठीक है जी। जी सर। जी सर। ग्रेट। अब आप कोई रिकरेंस लिखवाएं, हम उसको करने की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखवाएं कोई भी, एनीबॉडी। सो आप मुझे a की वैल्यू बताएंगे, b की वैल्यू बताएंगे और f ऑफ n की वैल्यू बताएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। जी, मैं छोटा छोटा लिख देता हूं ऊपर a b c, a b और f ऑफ n। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज f ऑफ n। जी बताएं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सर a में ले लें √17। √17। कैलकुलेटर बेटा रखें आपने अपने पास, कैलकुलेटर चाहिए होगा अब। जी, b में चलें, कैलकुलेटर n/2 ये कंप्यूटर पे। b है n/2, मतलब 2 2 और f ऑफ n n²। n square. Okay, great. So what is quantity 1? n raised to the power log of 17 square root to the base 2. And the second quantity is n square. Yes? जी सर। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूं तो 17 का जो स्क्वायर रूट होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा ना, 4 पॉइंट समथिंग होगा, और मुझे नहीं पता वो समथिंग क्या है, लेकिन 4 पॉइंट समथिंग होगा। यस? जी सर। जी सर। इसका मतलब है कि log 4 पॉइंट समथिंग टू द बेस 2, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 से कुछ बड़ा होगा भले वो। यस सर। अब 2 पॉइंट समथिंग और n रेज पर 2, इन दोनों में से ये पोलिनोमियली लार्जर है, सो यही रिजल्ट होगा। सो थीटा इज whatever this value is. That's the result. सही है? ओके सर। तो मास्टर मेथड क्लियर है? शुड वी मूव ऑन? और सर वो एक होमवर्क का क्वेश्चन था, वो आपने कहा था वो मैं मास्टर में सबसे करवाऊंगा। कौन सा था? सर क्वेश्चन नंबर 5 था, 8 पार्ट। रिकरेंस लिखवा सकते हैं मुझे? रिकरेंस लिखवा सकते हैं? यस सर, मैं लिखवाता हूँ। जी। सर 3t 3t n/2 n/2 प्लस n log n। n log n। ओके, ये तो अब आप खुद ही कर सकते हैं। यस? यस? जी सर।
So this is polynomially bigger. This is polynomially bigger because log n cannot beat any of the. इसको मैं लिख सकता हूँ ना, n into n raised to the power x. X is a very small number, that's fine. और ये है n into log n. अगर n से compensate हो तो n raised per x is bigger than log n asymptotically. So this is bigger than n log n with a polynomial factor. Even that factor is very small, that's okay. So the result is n raised to the power log of 3 to the base 2. कैलकुलेटर से ये निकाल लें जो भी ये नंबर आता है. Yes? जी सर. Any other question? So ये मास्टर मेथड जो है ना, this is this quick. अगर आप जल्दी से यानी रिकरेंस को देखें और वो मास्टर मेथड उस पर अप्लाई हो रहा हो तो बड़ी तेजी से रिजल्ट निकाल सकते हैं. आपको ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, खपना नहीं पड़ेगा, एंड सो ऑन. Like every other formula, this is also a formula to compute things quickly. But this is not applicable to every recurrence. It has constraints कि recurrence किस फॉर्म में होगी तो ये उस पे applicable होगा. एक्सक्यूज मी सर. जी. सर ये समझ नहीं आई ये किस तरह इसका रिजल्ट आया n raised to power log base 2. n raised to the power log of a to the base b. कौन सा रिजल्ट बेटे? मैं ये वाला जो फाइनल निकाला है, ये जो वाला? फाइनल आपने थीटा निकाला जी. उसकी रीजन ये है कि अगर मैं n 1 पॉइंट, बल्कि ये निकाल ही लेते हैं, log of 3 to the base 2 that is equal to log of 3 over log of 2. ये निकाल लेते हैं अभी कैलकुलेटर से. कोई साइंटिफिक फॉर्म होती है? साइंटिफिक. सो इनवैलिड इनपुट वो पहले देनी पड़ेगी आई गेस. log of 3 divided by log of 2. So the answer is नहीं, हाँ, log of 3 divided by log of 2. सर ये log 2 का आंसर इक्वल करें कि शायद आ जाए. हाँ, 1.5849. ठीक है. So this is basically, this value is basically n raised to the power 1.5849. अब जरा गौर से देखिए, n raised to the power 1.5849 इसको मैं लिख सकता हूँ n into n raised to the power 0.58. लेट्स से 49 को मैं रहने देता हूँ फिलहाल. और दूसरा जो है वो है n log n. अगर n के साथ कंपनसेट हो जाए तो ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको मैं जो भी ले लूं ना, n raised to the power लेट्स से 0.5 into n raised to the power 0.08 और नीचे हो log n. Either way this is polynomially bigger. उसकी वजह ये है कि ये अगर हम फिलहाल अज्यूम भी कर लें कि ये दोनों इक्वल है, ऑल्दो कि ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ये बड़ा है, तो फिर भी इस फैक्टर से ये बड़ा होगा. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको किसी दौर में ये कराया था, अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हो, yeah, exactly this one, that log की कोई भी पावर ले लें, चाहे छोटे से छोटा पोलिनोमियल भी जो है वो उससे बड़ा होता है. Yes? जी सर. That's the reason this is strictly larger than this. और strictly larger किस फैक्टर से है? कोई भी फैक्टर हो सकता है, यानी आप कोई भी फैक्टर पुल आउट कर लें उस फैक्टर से बड़ा होगा क्योंकि ये पोलिनोमियल है ही बड़ा, तो ये ऑलरेडी इससे पोलिनोमियल ही बड़ा है. मेक सेंस? यस सर. So that's the reason. Any other questions? Or should we move on to our next topic? No questions?
Okay. Today we are going to see beauty of recurrence. पता नहीं रिकरेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं यार. एनीवेज, आज मैं आपको एक ऐसा एल्गोरिदम करवाने लगा हूं कि जो वो एल्गोरिदम जब आप करेंगे उसके बाद दो चीजें होंगी. या तो आप रिकरेंस से मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे और या आप रिकरेंस से शदीद मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे. बिकॉज दिस इज दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम जो मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ. रिकरेंसेस हमने सॉल्व करना देख ली. अब रिकरेंसेस के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि इनकी मदद से क्या क्या अचीव किया जा सकता है. फाइनली तो जो भी हम कोड लिखेंगे वो इवेंचुअली अगर जब उसका रन टाइम निकालना होगा तो वो एक रिकरेंस बन जाएगी. और उस रिकरेंस को जो भी हमने अब तक तरीके पढ़े हैं किसी एक से भी सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पूरा एल्गोरिदम कितनी देर में रन हो रहा है. यस यस सर. जी सर. सो लेट्स फाइंड आउट. जो एल्गोरिदम हम करने जा रहे हैं वो फॉलोइंग है. एक अरे आपको गिवन है. कोई एक अरे आपको गिवन है, उसमें मुख्तलिफ नंबर हैं 5 9 3 4 1 2 और फिलहाल आप अज्यूम करेंगे सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं. नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं बिलफर्स. और नंबरों के लिए जरूरी नहीं है कि इंटीजर हों, माइनस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं. तो यूजर जो है वो आपको एक अरे देगा और साथ के की एक वैल्यू देगा. के इज लेट से, अगर वो वैल्यू देता है लेट से 2, तो आपका गोल है आपने सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है, यानी केथ स्मॉलेस्ट. केथ स्मॉलेस्ट. इस केस में केथ स्मॉलेस्ट क्या होगा? सर 2. सर. हाँ जी. यानी इसको यूं समझ लें कि अगर मैं इंडिसेस लिख दूं और फिलहाल अब C++ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं. इंडिसेस, आई एम स्टार्टिंग इंडिसेस फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 लेंथ की अरे है. ये जो नीले कलर में लिखे हुए हैं ये इंडिसेस हैं. तो केथ स्मॉलेस्ट वो नंबर होगा कि अगर मैं अरे को सॉर्ट कर लूं तो जो केथ इंडेक्स पे आएगा सॉर्टिंग के बाद. सॉर्टिंग के बाद जो केथ इंडेक्स पे आएगा दैट इज द केथ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द अरे. ओके. जी सर. सो व्हाट्स अ बिग डील? अगर मैंने केथ स्मॉलेस्ट निकालना है, के की वैल्यू जो भी होगी, यानी इसका बड़ा आसान तरीका है. यानी if I want to find out kth smallest, what I can do is the following. Find kth smallest array A and value of k, whatever the value of k is, that's a function. What I will do is B is equal to sort A and ascending order में sort करें and return and then you just return B sub k. That's it. तो इसमें वो ब्यूटियां कहाँ हैं और वो कौन सी ब्यूटियां जिसकी मैं बात कर रहा था और पता नहीं क्या. This is so simple algorithm. Yes? Yes? जी सर. यस सर. Now, if I ask you what's the running time of this algorithm, this is not a recursive algorithm. So the running time of finding kth smallest is the same as the running time of sorting algorithm, any sorting algorithm. Yes? आप
डिपेंडिंग अपॉन कि आपने यहाँ पे कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज किया है। वो मर्ज सॉर्ट हो सकता है, वो हीप सॉर्ट हो सकता है, वो बाइनरी सर्च ट्री सॉर्ट हो सकता है, वो देयर आर अ लॉट ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। क्विक सॉर्ट हो सकता है, काउंटिंग सॉर्ट हो सकता है, रेडिक्स सॉर्ट हो सकता है, बकेट सॉर्ट हो सकता है, ये वाली सॉर्ट, वो वाली सॉर्ट, वगैरह वगैरह। यू कैन यूज एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो फाइंड kth स्मॉलेस्ट का टोटल रन टाइम कम करने के लिए आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम चूज करेंगे? सर अगर तो हम एवरेज केस देखें तो n log n हमें करना चाहिए, एवरेज केस यानी सर मर्ज सॉर्ट हमें करना चाहिए मर्ज सॉर्ट क्यों करना चाहिए? सर, क्योंकि उसका वर्स्ट केस में भी n log n होता है और बेस्ट केस में भी n log n होता है, मतलब एवरेज केस में वो n log n में देता है। मगर अगर हम उसको दूसरे एल्गोरिथम देखें तो वो वर्स्ट केस में n स्क्वायर में चले जाते हैं। और एवरेज में, जो वर्स्ट केस में n स्क्वायर में चले जाते हैं, वो एवरेज में क्या करते हैं? एवरेज का तो आइडिया नहीं है उनका। ठीक है, सर अगर बाइनरी अप्लाई करें, बाइनरी मतलब बाइनरी सर्च सर सॉर्टिंग के लिए, बाइनरी सर्च सॉर्टिंग के लिए। लेकिन बाइनरी सर्च लगाने के लिए पहले अरे सॉर्ट होनी चाहिए ना। बाइनरी सर्च अनसॉर्टेड अरे पे लगती नहीं है। सो बाइनरी सर्च लगाने के लिए द कंडीशन इज द अरे शुड बी सॉर्टेड। तो फिर अरे तो फिर पहले ही सॉर्ट करनी पड़ी ना। तो अगर पहले ही सॉर्ट होगी तो फिर आप बाइनरी सर्च लगाएं क्यों? ओके सर, ठीक है। तो दूसरे एक स्टूडेंट का कमेंट था कि हमें मर्ज सॉर्ट या कोई ऐसी सॉर्ट अप्लाई करनी चाहिए जिनका वर्स्ट केस n log n है। तो मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस n log n है। मर्ज सॉर्ट के अलावा हीप सॉर्ट एक है, उसका वर्स्ट केस n log n है। उसके अलावा एक BST सॉर्ट है, बाइनरी सर्च ट्री सॉर्ट, उसका वर्स्ट केस n log n है। और ये जिनका वर्स्ट केस n log n है, इनका एवरेज और बेस्ट भी n log n ही है। एक्चुअली ये रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम नहीं है। जब एल्गोरिदम रैंडमाइज्ड नहीं होता, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह क्विक सॉर्ट के अंदर कि रैंडमाइजेशन क्या होती है, जब हम क्विक सॉर्ट को तफसील से पढ़ेंगे, बड़ी तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो एल्गोरिदम रैंडमाइज नहीं होता, सर्टन होता है, उसमें रैंडमनेस नहीं होती, उसके एवरेज केस कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी हर दफ़ा जो परफॉर्मेंस होती है वो प्रेडिक्टेबल होती है, उसमें कोई रैंडमनेस का फैक्टर नहीं होता। लिहाजा एवरेज केस एनालिसिस उस एल्गोरिदम का नहीं किया जाता या करना फ्रूटफुल नहीं है जिसमें रैंडमाइजेशन ना हो एल्गोरिदम के अंदर। सो एवरेज केस हमेशा उसका रिपोर्ट किया जाता है जिसमें रैंडमाइजेशन हो। रैंडमाइजेशन क्या होती है, ये हम क्विक सॉर्ट में तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मर्ज सॉर्ट में रैंडमाइजेशन नहीं है, हीप सॉर्ट के अंदर रैंडमाइजेशन नहीं है, जो इसकी एटलीस्ट जो प्योरेस्ट फॉर्म्स हैं। BST सॉर्ट है, इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं होती, बल्कि ये जो फाइंड kth स्मॉलेस्ट है इसमें भी हम देखेंगे कि तो जिनमें रैंडमाइजेशन नहीं है उसमें जस्ट फर्स्ट केस की बात होती है, उसमें एवरेज केस की बात नहीं होती। ठीक है जी। जी सर। सो मैं इंशाल्लाह क्विक सॉर्ट के अंदर आपको बताऊंगा रैंडमाइजेशन क्या होती है और रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और कैसे चलते हैं। एनीवेज सो अभी अगर मैं मर्ज सॉर्ट चूज कर लूं, या एक हीप सॉर्ट होती है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, हीप सॉर्ट। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स का पढ़ेंगे टॉपिक्स एल्गोरिथम्स के अंदर ही, तो तब मैं हीप को भी पढ़ाऊंगा और हीप सॉर्ट भी पढ़ाऊंगा। और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ही हम बाइनरी सर्च ट्री भी पढ़ेंगे और फिर उसकी मैं सॉर्ट भी आपको करवाऊंगा। लेकिन ये तीनों जो है, इनका वर्स्ट केस जो है वो n log n है। वर्स्ट केस इज n log n। n log n से नीचे रहते हैं ये, या एक्चुअली थीटा n log n, इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस। सो इसका मतलब है ये जो फाइंड kth स्मॉलेस्ट है, इसको n log n में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड किया जा सकता है। जस्ट पिक अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम व्हिच इज द फास्टेस्ट, व्हाटएवर द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज, एंड जो उस फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम का रन टाइम है वही इस फाइंड kth स्मॉलेस्ट का। यस
जी सर। अब सवाल ये है कि क्या कोई एल्गोरिदम ऐसा है जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऐसा है जो n log n से तेज हो फर्स्ट केस में? अगर ऐसा है तो फिर हम फाइंड kth स्मॉलेस्ट को तेज कर सकते हैं बाय चूजिंग दैट एल्गोरिदम। एंड सॉर्टिंग के लिए देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ एल्गोरिदम्स, so many of them. So do you know, anybody of you, do you know any sorting algorithm that is faster than n log n in the worst case? Anyone? नो सर। No. आपका ज़हन क्या कहता है? होगा कोई ना कोई, शायद हमें पता नहीं है, या है ही नहीं, या हो ही नहीं सकता, या आपकी लुक एंड फील क्या बताती है इसको? आपकी वो जो जिसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस। सॉर्टिंग के कोई बेशुमार एल्गोरिथम्स हैं, बेशुमार। नहीं, बेशुमार तो नहीं कहना चाहिए, काफी सारे हैं। शुमार हो जाते हैं कितने, लेकिन काफी सारे हैं। जी सर होगा इसमें। होगा, सिक्स सेंस ये कहती है होगा। जी सर। होगा और डिस्कवर भी हो चुका होगा, या होगा और शायद अभी डिस्कवर नहीं हुआ होगा, और कुछ अरसे तक शायद हो जाए, कोई स्मार्ट बंदे कर दें उसको। भाई शायद हो चुका होगा। सर आई थिंक नहीं सर नहीं होगा, सॉर्टिंग में तो नहीं होगा। सॉर्ट नहीं कर सकते, एन लॉग एन से तेज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, 25 साल बाद भी नहीं। सर शायद इन फ्यूचर कर सकें। शायद इन फ्यूचर कर सकें। अच्छा खैर, जो भी है ना, जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम होगा, जो भी ऐसा, जो भी एल्गोरिदम जो अरे को प्रोसेस करेगा, वो इतना टाइम तो लेगा ना। उसकी वजह यह है कि उसने अरे को स्कैन तो करना है ना, तो एक एलिमेंट को एक दफा भी देखे तो कम से कम एन टाइम तो हो गया ना। यस? जी सर। यहीं आप अरे के एलिमेंट्स को सिर्फ सम ही कर लें तो आपका थीटा, ये थीटा एन ओमेगा एन तो लग गया ना। अब सवाल ये है कि एन से नीचे नहीं जा सकते, और एन लॉग एन से नीचे जाना चाहते हैं, तो बीच में काफी सारा रूम है। तो क्या कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऐसा है जो एन लॉग एन से तेज हो? ऑब्वियसली वो एन से तेज तो नहीं हो सकता, तो क्या कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऐसा है? सो द आंसर इज नो। There is no sorting algorithm in general that is faster than n log n. Okay? जी सर। अगली बात इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी मैंने जो जुमला बोला वो ये है, देयर इज नो सॉर्टिंग एल्गोरिदम टिल टुडे। चलें इसको टिल टुडे कर लेते हैं। देयर इज नो सॉर्टिंग एल्गोरिदम टिल टुडे that is faster than n log n. Yes? Yes? Yes sir. जी सर। And the second sentence is very, discouraging. There cannot be a sorting algorithm ever that can be faster than n log n. सर इसकी रीजन क्या है कि कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हम जी, डिस्कवर कर सके? पॉसिबल नहीं है। इसका प्रूफ है, और ये प्रूफ हम क्लास में पढ़ेंगे। ये kth लास्ट जस्ट करने के बाद हम क्विक सॉर्ट करेंगे। क्विक सॉर्ट के बाद हम इंशाल्लाह सॉर्टिंग की लोअर बाउंड पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग को दुनिया में जितना भी तेज कर लें वो कितनी तेज हो सकती है, और हम देखेंगे कि एन लॉग एन से वो तेज हो नहीं सकती इन प्रिंसिपल।
और ये ऐसा नहीं है कि हम सॉर्टिंग का कोई खास एल्गोरिथम देखेंगे और उसके लिहाज से कहेंगे ये तेज नहीं हो सकती, फिर ये तेज नहीं हो सकती। वो प्रूफ ये कहेगा कि दुनिया में कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप कभी भी ले आए, जब भी डिस्कवर करेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिथम सॉर्टिंग करते हुए ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। वो ये कोई एक प्रोसीजर होगा जिसको कंपैरिजन प्रोसीजर कहते हैं। वो कंपैरिजन प्रोसीजर गारंटी करेगा कि कम से कम एनालॉग एंड कंपैरिजन होने हैं, कम से कम। ओके सर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें अहम हैं, ऑल्दो कि मैं अपने टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूं, लेकिन बेहतर है ये डिस्कशन चल पड़ी तो मैं आपको बता दूं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर डेटा के बारे में आपको कुछ पहले से पता हो, डेटा के बारे में अगर आपको, यानी अरे के अंदर जो डेटा है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको पता हो, तो फिर आप एनालॉग एन से तेज इसको कर सकते हैं, फिर एन पे लेके जा सकते हैं। कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से काउंटिंग सॉर्ट एक बड़ा फेमस है, बिग ऑफ एन में हो जाता है वो। लेकिन वो होता तब है जब डेटा के बारे में आपको ये पता हो कि सारी इंटीजर वैल्यूज हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में है, दिस एंड दैट। इन जनरल पीछे से क्लाइंट कौन सी अरे देगा, कोई भी अरे आ सकती है आपके प्रोग्राम में। आपने सॉर्टिंग का एक एल्गोरिथम लिख के सर्वर पे अपलोड किया हुआ है जो नेटवर्क से एक अरे रिसीव करता है और उसको सॉर्ट करके वापस भेज देता है। उस एल्गोरिथम के बारे में ये गारंटी नहीं की जा सकती कि वो एनालॉग एन में करेगा, वो बिग ऑफ एन में करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा डेटा आएगा, डेटा में वो कंस्ट्रेंट्स हैं या नहीं है। तो कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ये एन में हो जाता है, लेकिन वो स्पेशल केसेस एग्जैक्टली उस तरह हो तो होता है, अदरवाइज नहीं होता। सो हम कहते हैं कि जनरली अगर आपने एक सॉर्टिंग का कोड लेके सर्वर पे अपलोड किया है कि दुनिया में कोई भी बंदा अरे भेजे, हम उसको सॉर्ट करके दे देंगे, तो उस कोड के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो एनालॉग एन से फास्टर लिखा जा सकता है, वो कम से कम एनालॉग एन टाइम लेगा इन जनरल। सो इसको नॉर्मली वो बोलते हैं इन जनरल सेटिंग्स, which means you have no information about data. These are some numbers in the array. You do not know the properties of that number, those numbers. वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं नहीं हैं, सारे पॉजिटिव हैं नहीं हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वगैरह वगैरह, कुछ भी नंबर आ जाते हैं, कोई एक रैंडमली एक अरे जनरेट करके भेज देता है। एवरीथिंग इज ब्रोकन डाउन। मेक सेंस? यस सर। So now with this algorithm, find kth smallest will run in theta n log n. अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि सॉर्टिंग करना, एक अरे को सॉर्ट कर देना, दैट्स अ ह्यूज टास्क। यानी काफी सारी वर्किंग आप करते हैं अरे को सॉर्ट करने के लिए। उसके सबसे छोटा एलिमेंट स्टार्ट में आएगा, फिर सेकंड्स जो है वो सेकंड इंडेक्स पे एंड सो ऑन। kth लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए सॉर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। kth लार्जेस्ट वो नंबर है जो सॉर्टिंग के बाद kth पोजीशन पे आएगा, लेकिन उसको सॉर्ट करना जरूरी नहीं है, बस वो नंबर फाइंड आउट करें और रिटर्न कर दें, उसके लिए सॉर्टिंग करना जरूरी नहीं है। सो इंट्यूशन यहां पे ये है कि सॉर्टिंग इज अ लॉट ऑफ वर्क, फाइंडिंग kth स्मॉलेस्ट does not necessarily require sorting. So maybe we can come up with an algorithm especially for finding kth smallest that is faster than n log n, and that's what we are going to do now. Yes सर, केस से मुराद हमारी इंडेक्सेस हैं कि उनके अंदर पड़ी वैल्यूज हैं। के यूजर एक नंबर देगा कि मुझे इतना स्मॉलेस्ट चाहिए, ये फंक्शन अगर दोबारा कॉल करेगा तो के की वैल्यू 4 दे देगा, दोबारा कॉल करेगा तो के की वैल्यू 3 दे देगा, मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट ढूंढ के दो, मुझे फिफ्थ स्मॉलेस्ट ढूंढ के दो, मुझे फोर्थ स्मॉलेस्ट ढूंढ के दो। ठीक है सर। ठीक है। या आपने एक रिजल्ट बनाया और आपने रिजल्ट को सॉर्ट नहीं किया, स्टूडेंट के रोल नंबर हैं उनको सॉर्ट नहीं किया, और फाइनली स्टूडेंट्स के ग्रेड हैं, ग्रेड के लिहाज से सॉर्ट होना था, तो आपने ढूंढा कि अच्छा 10वीं पोजीशन किसकी है वो ढूंढो, या 10वें स्मॉलेस्ट नंबर किसका है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट करना है तो आपने देखना है कि यार वो कौन सा स्टूडेंट है जो बाउंड्री पे आ रहा है, 10वां स्टूडेंट कौन सा है। एक तो तरीका ये कि आप सारे रिकॉर्ड सॉर्ट करके रख लें, दूसरा ये कि आप रिकॉर्ड को सॉर्ट ना करें, जस्ट एक क्यूरी करें, गिव मी द 10th स्टूडेंट फ्रॉम द बॉटम, गिव मी द 12th स्टूडेंट फ्रॉम द बॉटम एंड सो ऑन।
लेकिन सर अगर डाटा सॉर्ट नहीं है और 12th लोकेशन पे कुछ और पड़ा हुआ है और उससे अगली लोकेशन के ऊपर 12th लोकेशन पे कुछ भी हो सकता है ना। हमारा गोल 12th लोकेशन की वैल्यू रिटर्न करना नहीं है, क्योंकि अगर तो अरे सॉर्टेड है तो 12th लोकेशन रिटर्न करें। अगर अरे सॉर्टेड नहीं है तो जो 12th स्मॉलेस्ट है वो पता नहीं किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो ये सारा एल्गोरिथम है ही ये कि उसको ढूंढें वो किधर है, लेकिन वो ढूंढने के लिए सॉर्ट करना इज टू मच वर्क। ठीक है सर, समझ आ रही है ना? यस यानी 12th स्मॉलेस्ट ढूंढने के लिए अरे को पहले सॉर्ट करें जी, तो फिर 12th इंडेक्स को रिटर्न करें। सॉर्टिंग शायद रिक्वायर्ड नहीं है, आप ओवरवर्क कर रहे हैं। और अगर ये ओवरवर्क आप ना करें तो शायद आप ढूंढ पाए kth स्मॉलेस्ट को in faster time, faster than analog n, maybe. Yes? यस सर। Okay, so let's see an algorithm, very strange kind of algorithm. I'm sure you have never seen such an algorithm before. मैंने जब पहली दफा ये algorithm देखा था तो I was so fascinated and काफी देर इसको जस्ट सोचते रहा कि यार what happens, I mean, this kind of thinking, people have this kind of thinking. इसके बाद मैंने एक और एल्गोरिथम देखा जो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप पढ़ें। अब अगर आप रिकरियन की मजीद ब्यूटी देखना चाहते हैं, वो था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम था स्ट्रासन्स का, आपकी किताब में है स्ट्रासन्स एल्गोरिथम। वो भी कोई अजीब बला चीज है, यानी इतना खूबसूरत एल्गोरिथम। आई मीन टिल द एंड ऑफ द एल्गोरिथम आपको पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या करना चाह रहा है और क्यों कर रहा है, एंड देन फाइनली यू गॉट, ओह माय गॉड, what has this person done? So this kind of smart thinking. So, but this kth law just has a very good standing in the field of algorithms because of the way it actually solves the problem and the factor it reduces from n log n. Basically, we are going to solve this kth larger in the worst case theta n, which is the cost of just scanning an array. I mean, think about you're scanning an array, maybe a constant number of times. You're scanning an array again, you're scanning an array again, maybe 10 times or maybe a million times, as long as 10 or million is a constant. Scanning an array has the same cost as finding kth largest. But how come? Kaise? But that's what we are going to do. I'm going to tell you how this will be done. And once you will, जब तक ये हम पूरा एल्गोरिथम लिख नहीं लेंगे, जब तक हम इस एल्गोरिथम का एनालिसिस नहीं कर लेंगे, तब तक आप इस बात का डाउट ही रखेंगे कि यार ये थीटा एन में कैसे हो रहा है, ये क्या बकवास है। इस एल्गोरिथम में इतना ज्यादा काम होगा, यानी अरे के साथ इतना कुछ होगा, कभी अरे को तोड़ रहे हैं, कभी अरे के अंदर से हिस्सा निकाल रहे हैं, कभी उस अरे को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके कॉलम्स बना रहे हैं, उस मैट्रिक्स की मिडल रो उठा के उस पर कोई काम कर रहे हैं, फिर उसको मर्ज कर रहे हैं, फिर कंपेयर कर रहे हैं, और फाइनली kth लार्जेस्ट निकल आता है। इतना ज्यादा काम है इस एल्गोरिथम के अंदर देखने में कि आपको आप यकीन ही नहीं करेंगे कि यार ये थीटा एन में हो रहा है। लेकिन जब हम इसकी रिकरेंस लिखेंगे, फाइनली रिकरेंस, क्योंकि ये रिकर्सिव एल्गोरिथम होगा, जब हम इसकी रिकरेंस लिखेंगे तो और उस रिकरेंस को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये तो वाकई थीटा एन में हो गया है। And that's the time when you should just sit back and see what this person have done. Make sense? यस सर। Yeah. और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये रिकरेंस जो हम इसमें निकलेगी वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अपने किसी स्टार्टिंग लेक्चर में। ये भी बड़ी मजे की बात है, मैंने जानबूझ के वो रिकरेंस सॉल्व करवा दी हुई है आपको। रिकरेंस के तौर पे उसको हमने सॉल्व किया हुआ रिकरियन ट्री से। लेकिन आज हम देखेंगे वो एल्गोरिथम जिसकी रिकरेंस वो थी। दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो रिकरेंस आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हुए हैं और वो थीटा एन में निकलती है। लिख दूं रिकरेंस, लिख दूं? यस Yes, sir. लिखिए सर। यस
अपनी जरा कॉपियों पे देखें। रिमेंबर इसकी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती थी 19/20 वाली। जी सर। जी सर। जी सर। और उसमें हम n कॉमन लेते थे और ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही थी कॉमन रेशो 19/20 के साथ। उसकी लार्जेस्ट टर्म 1 थी, सो द आंसर इज थीटा n। रिमेंबर दैट? यस सर। जी सर। ये जो मैं अभी एल्गोरिदम लिखने जा रहा हूं उसकी रिकरेंस ये है। विच मीन्स कि इस एल्गोरिदम में एक रिकर्सिव कॉल होगी जो 1/5 ऑफ द डेटा पे होगी, यानी 20% ऑफ द डेटा पे एक रिकर्सिव कॉल जाएगी और 75% ऑफ द डेटा पे एक और रिकर्सिव कॉल जाएगी। दो रिकर्सिव कॉल्स होंगी डेटा पे, एक होगी 75% ऑफ द डेटा टोटल, एक होगी 20% ऑफ द डेटा टोटल। एंड स्टिल आफ्टर, और उसके अलावा जो एल्गोरिदम में काम हो रहा होगा वो भी काफी ज्यादा काम है, यानी दो रिकर्सिव कॉल्स के अलावा कहीं कोई लूप लगा होगा या समथिंग लाइक दैट जिसमें थीटा एन काम हो रहा होगा। स्टिल द टोटल रनिंग टाइम इज थीटा एन। अमेजिंग। सो ये वो कुल्फियां बेचने वालों की तरह मैंने काफी सारी इसकी पब्लिसिटी कर दी है, यानी अब आपको लग रहा है कि जैसे ही निकालेंगे कुल्फी तो ये हम खरीद लेंगे, इतनी ज्यादा इसकी खूबसूरतियां बयान कर दी हैं। अब हम इसको फाइनली करते हैं, ठीक है जी? जी Yes? सर। ओके ग्रेट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। ये कोई अरे है, मैं बिल्कुल थ्योरेटिकली चलता हूं। ये एक अरे है, इसमें n वैल्यूज हैं, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n वैल्यूज। सही है जी? और आपको वैल्यू ऑफ k भी गिवन है। वैल्यू ऑफ k है लेट्स से 10, लेट्स से वो जो भी गिवन हो, k की जो भी वैल्यू हो। सही है? यस? जी सर। जी सर। k की वैल्यू 50 भी हो सकती है, k की वैल्यू मिलियन भी हो सकती है, k की वैल्यू n/2 भी हो सकती है, कि जितना भी अरे का साइज है उसका मीडियन निकालो। उसका मीडियन क्या होता है? जो वैल्यू मिडल में आ रही होती है, मीडियन n/2 लार्जेस्ट, वो वाला लार्जेस्ट, यानी जो मिडल वैल्यू होती है ना स्टैटिस्टिक्स में, उसको मीडियन कहते हैं। तो अगर मैं k की वैल्यू n/2 कर दूं तो मीडियन निकालेगा ये एल्गोरिदम, ठीक है? यानी वो वैल्यू के आधी वैल्यूज उससे छोटी हैं, आधी वैल्यूज उससे बड़ी हैं। अजम्पशन ये है कि ये सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, यानी किसी भी वैल्यू का डुप्लीकेट नहीं है, ये अजम्पशन है। तो इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्टेप 1, मेक अ मैट्रिक्स with 5 columns। स्टेप 1 में आपने ये करना है कि आपने एक मैट्रिक्स बनाना है, इस अरे से एक मैट्रिक्स बनाना है इन द फॉलोइंग वे। इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5, पहले 5 एलिमेंट्स पकड़ें, यानी 2 डायमेंशनल अरे आप ऑलरेडी डिक्लेयर लेट से कर चुके हुए हैं। सो पहले 5 एलिमेंट्स पकड़ें, वो पहले कॉलम में डाल दें। अगले 5 एलिमेंट्स पकड़ें, वो अगले कॉलम में डाल दें। अगले 5 एलिमेंट्स पकड़ें, एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, वो अगले कॉलम में डाल दें, एंड सो ऑन। तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, या 2 डायमेंशनल अरे बन जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 5 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो n/5 होंगे। यस? जी सर। ये अरे कितनी देर में बन जाएगी? एक 2 डायमेंशनल अरे है, ये देखें, ये 2 डायमेंशनल अरे का टोटल साइज जो है वो n ही है, टोटल एलिमेंट्स n ही है, जस्ट वो टेढ़े मेढ़े करके लिखे हुए हैं, टोटल n एलिमेंट्स है। बड़ा आसान है, अगर आप इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर करने की भी कॉस्ट n है, टोटल एलिमेंट्स n है।
अगर आप डिक्लेयर कर लें तो आप एक एक करके यहाँ से एलिमेंट उठाते जाएं, यहाँ पे कॉपी करते जाएं। जब 5 पूरे हो जाएं तो इंडेक्स आगे कर दें वहां पे। सो इस अरे को जब आप स्कैन करके खत्म होंगे, ये अरे फिल हो चुकी होगी। सो इसका जो टोटल रनिंग टाइम है वो थीटा एन ही है इस स्टेप का। यस यस सर। If you have any doubts in this step, please ask, because सर आपने ऊपर लिखा है मेक अ मैट्रिक्स विद 5 सर कॉलम्स हाँ, और नीचे 5 rows. आप Sorry, कहने sorry, 5 sorry. rows. 5 rows. Okay, These sir. are 5 rows. Okay sir. 5 rows. Yes. If you are clear that this simple step is just one loop step, यहाँ पे आपको नेस्टेड लूप शायद नजर आ रहा होगा, नहीं यार यहाँ तो नेस्टेड लगना है, लेकिन वो दूसरा जो नेस्ट है वो कांस्टेंट है ना, असल लूप तो यहीं पे लग रहा है ना। यस या यूं समझ लें कि वो नेस्टेड लूप टोटल जो है वो बिग ऑफ एन में चल रहा है टोटल। यस अगर एलिमेंट्स 5 के मल्टीपल्स में ना हो, गुड क्वेश्चन। मैं जानबूझ के ये नहीं बता रहा था और मेरा ख्याल था कि मैं एंड पे बताऊंगा कि अगर एलिमेंट्स 5 के मल्टीपल पे ना हो, यानी एलिमेंट्स 25 ना हो, 30 ना हो, अगर एलिमेंट्स हों बिलफर्ज 33, तो पहले 30 एलिमेंट्स तो आ जाएंगे, तो बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं उनका क्या करें। मजे की बात बताऊं आपको, उन एलिमेंट्स को फेंक दें, कुछ ना करें। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात है, अगर उन्हीं तीनों एलिमेंट्स में kth लार्जेस्ट पढ़ाओ, मैजिक। डोंट वरी, लेटर ऑन हम उन 3 एलिमेंट्स को देख लेंगे। अभी जब आप 5 के बना रहे हैं तो जितने एलिमेंट्स जितने मैक्सिमम कॉलम्स आप बना सकते हैं बना लें। जो आखिर में एलिमेंट्स बचेंगे वो एलिमेंट्स या 1 बचेगा या 2 या 3 या 4। तो जो भी एलिमेंट्स वो बचते हैं उनको मैट्रिक्स में ना डालें, उनको अलग एक जगह पे सेव रखेंगे। ये बचे हुए एलिमेंट्स हैं, इनको बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल उनको आप काइंड ऑफ इग्नोर कर दें। वो ओरिजिनल अरे में मौजूद हैं, ओरिजिनल अरे में मौजूद हैं, इस मैट्रिक्स में नहीं है। दैट्स फाइन। यस जी सर। So any other questions so far? No? No, sir. Okay, step number 2. Sort each column. Sort each column. पहला कॉलम लें, उसको सॉर्ट कर दें और सॉर्टेड कॉलम यहां पे रख दें। दूसरा कॉलम पकड़ें, उसको इंडिपेंडेंटली एक उस कॉलम को सॉर्ट करें, तीसरे कॉलम को सॉर्ट करें, सारे कॉलम्स को सॉर्ट कर दें। सॉर्ट ईच कॉलम। कितना टाइम लगेगा इस स्टेप में? हर कॉलम को सॉर्ट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सॉर्टिंग एन लॉग एन से जल्दी नहीं हो सकती, तो इस एक स्टेप में कितना टाइम लगेगा? सॉरी, कांस्टेंट हो जाता है ये तो दफा 5 ही कर रहे हैं हम। yes, the array size is constant, hence the sorting on this will take constant time. So हर कॉलम को सॉर्ट करने का कांस्टेंट टाइम है कोई, लेकिन जो टोटल कॉलम्स हैं वो n/5 हैं। So the total sorting every column and sorting all the columns will again take theta n time. n/5 आप लिखते हैं, लेकिन n/5 is a constant, go away. हर कॉलम को सॉर्ट करने का कांस्टेंट टाइम है, बट देयर आर n/5 कॉलम्स, सो n/5 टाइम्स कांस्टेंट व्हिच इज थीटा n. यस सर समझ नहीं आई इसकी थीटा एन कैसे होगा? बेटे, हर कॉलम को अगर आप इंडिविजुअली देखें, हर कॉलम को आप यूं समझ लेना, हर कॉलम में से अगर मैंने सॉर्ट नहीं करना, लेट से मैंने हर कॉलम का सम निकालना है, हर कॉलम का सम निकालना है मैंने, तो हर कॉलम का सम एक कॉलम का सम निकालना इज अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। 5 एलिमेंट्स हैं, उनको मैं ऐड करूंगा, सम आ जाएगा। यस यस सर। अगर मैं सारे कॉलम्स को ऐड करूं तो हर कॉलम को ऐड करना इज अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, लेकिन अगर मैं सारे कॉलम्स के एतबार से देखूं तो टोटल एडिशन कॉस्ट जो है वो आएगी n/5 टाइम्स कांस्टेंट। यस जी सर। जिसको मैं लिख सकता हूं थीटा n। यस
जी सर। अब एक कॉलम को सॉर्ट करने की कॉस्ट कितनी होगी? कॉलम में चूंकि सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, उसको सॉर्ट करने की कॉस्ट कांस्टेंट होगी। आप 4 5 6 7 इफ कंडीशंस लगाएं, अगर पहला दूसरे से छोटा है एंड, दूसरा तीसरे से छोटा है एंड, ये तो लिहाजा मिनिमम ये है, एल्स ये है, कोई इफ कंडीशन का एक गंदा सा कोड लिखें और इवेंचुअली वो सॉर्टिंग हो जाएगी। लेकिन एक कॉलम में चूंकि एलिमेंट्स ही 5 हैं, तो वो जो पूरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है 5 एलिमेंट्स के ऊपर, इट विल टेक कांस्टेंट टाइम। ओके सर। क्योंकि कॉलम का साइज जो है वो अरे साइज पे डिपेंडेंट नहीं है ना। कॉलम का साइज 5 है, अरे छोटी हो या बड़ी हो। यस सर, ठीक Okay. है, समझ आ गई। So each column, sorting each column will take constant time and sorting the whole हमने इस अरे को सॉर्ट नहीं किया, हमने हर कॉलम को इंडिविजुअली सॉर्ट किया है। कॉलम्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कॉलम का कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से बड़ी है इसका कोई ताल्लुक नहीं। मेक सेंस? यस यस सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट इस कॉलम में आप देखेंगे, क्योंकि ये 5 5 का कॉलम है हर कॉलम, इस और सॉर्टिंग के बाद ये जो इसकी मिडल रो है, मिडल रो, इसके ऊपर 2 रोज हैं, और नीचे भी 2 रोज हैं। यस? जी सर। आप देखेंगे कि हर कॉलम में जो मिडिल एंट्री है, ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स इससे छोटे होंगे, नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स इससे बड़े होंगे, क्योंकि हमने सॉर्ट की हुई है। यहां पे जो भी एंट्री है, ऊपर वाले दोनों इससे छोटे होंगे, नीचे वाले दोनों इससे बड़े होंगे, एंड सो ऑन, हर कॉलम में इंडिविजुअली। यस? जी सर। यस सर। लेकिन एक कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में ये रिलेशनशिप है कि कॉलम का जो मिडिल एलिमेंट है, ऊपर वाले दोनों उससे छोटे हैं और नीचे वाले दोनों से बड़े हैं। लेकिन 2 कॉलम्स के आपस में जो एलिमेंट्स हैं उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमें नहीं पता कि ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, या ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, एंड सो ऑन। मेक सेंस? यस सर। ओके, so far so good. Yes? जी सर। Okay, great. हमने हर कॉलम को सॉर्ट कर लिया। मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, ऑल कॉलम्स आर सॉर्टेड। सो आप यूं समझ लें, मैं कॉलम्स को सॉर्टेड कैसे कह रहा हूं, ये छोटा डॉट, ये थोड़ा सा बड़ा डॉट में भी, ये उससे बड़ा डॉट, ये उससे बड़ा डॉट, ये उससे बड़ा डॉट, ये कॉलम सॉर्टेड हैं। इसी तरह दूसरा, ये दूसरा कॉलम है, ये अपने लिहाज से सॉर्टेड है, एंड सो ऑन। मेक सेंस? यस यस? सर। ओके, अब मैं करता ये हूं कि मिडल रो को उठाता हूं। ये जो मिडल रो है, ये रो वो है जिसमें हर सॉर्टेड कॉलम की मिडल एंट्री पड़ी हुई है। मैं इस रो को उठा लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, एक रो, इसको मैं कहता हूं बी। तो ये कॉपी करने का टाइम कितना होगा? n/5। यस? जी सर। ये जो अरे है, इसका साइज कितना है? इस बी अरे का, अरे बी का साइज कितना है? टोटल साइज अरे बी, ये जो मिडल अरे है, मिडल रो, इसमें टोटल n/5 एग्जैक्टली, इसमें n/5 है। मैं इस अरे में से, ये जो अरे बी है,
इसमें से मैं kth स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करता हूं। अब जरा ध्यान से, अब आपकी कंफ्यूजन स्टार्ट होने वाली है। अब जरा ध्यान से, फाइंड kth स्मॉलेस्ट फ्रॉम बी, और मैं k की वैल्यू रखता हूं जो भी लेंथ ऑफ बी है डिवाइडेड बाय 2, दैट्स द वैल्यू ऑफ k। जो भी, यानी मैं इसका मीडियन निकालता हूं। बी की मैं वो वैल्यू निकालता हूं कि आधी वैल्यूज बी के अंदर उससे छोटी हों और आधी बड़ी हों। रिमेंबर, ऑल द वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। मेक सेंस? जी सर। यस सर। ये क्या बकवास है? हम तो kth स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने निकले थे शुरू से। हमारा ओरिजिनल गोल ये था, फाइंड kth स्मॉलेस्ट फ्रॉम अरे ए, और जो भी k की वैल्यू है, और उसके अंदर ये काम हो रहा है सारा। यस, और उसी के अंदर हम फिर उसको कॉल करी जा रहे हैं। तो ये हम कर सकते हैं। बहरहाल आप यूं समझें कि आपको किसी ने कहा था कि kth स्मॉलेस्ट निकालो, k की जो भी वैल्यू दी, जो भी अरे दी, और आपने थोड़ा सा काम करके एक छोटी अरे निकाली बी, और आपने अपने एक एम्प्लॉय को कहा कि यार इसमें से kth स्मॉलेस्ट निकालो, और k की वैल्यू है जो भी सरे की लेंथ है डिवाइडेड बाय 2। अब बजाय इसके कि ये सोचेंगे वो ये काम कैसे करेगा, आप फर्ज करें कि वो ये काम कर लेता है, उसके बाद आपको फायदा क्या होगा? मेक सेंस? सर ये सब स्टेप रिपीट कर देते हैं। मैं रिपीट करता हूं, रिकरियन में हमेशा ही ऐसे होता है ना। अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाए तो आप उस प्रॉब्लम की कोई सब प्रॉब्लम बना के, तो आप अपने किसी इंप्लॉय को कह सकते हैं कि यार ये बिल्कुल उसी तरह का टास्क है लेकिन छोटे साइज का है, आप इसको करो। और फिर आप सोचते हैं कि अगर ये कर लेता है तो मैं, अगर ये टास्क अपना परफॉर्म करके ले आता है तो मैं इसके रिजल्ट को कैसे यूज करूंगा अपना रिजल्ट बनाने के लिए। तो आपको टास्क दिया गया था, आपको एक अरे दी गई थी n साइज की, और आपसे कहा गया था कि इसमें से kth स्मॉलेस्ट निकालो। k की कोई वैल्यू थी 10, 15, 20, जो भी। आपने कुछ काम किया, आपने उस अरे को तोड़ा, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स के हर कॉलम को सॉर्ट किया। आपके जहन में कोई लॉजिक चल रही होगी। हर कॉलम को सॉर्ट करने के बाद आपने मिडल रो उठाई, मिडल रो का साइज था n/5। अब आपने अपने एक एम्प्लॉय को बुलाया, उसको कहा गया यार इसमें से kth स्मॉलेस्ट तुम निकालो बी में से, बी का साइज n/5 है। नाउ दिस बिकम्स अ, आई मीन, सब प्रॉब्लम। ये n/5 में से ना kth स्मॉलेस्ट ढूंढ के लाओ। उसने कहा सर k की वैल्यू क्या है? आपने कहा कि यार जो भी लेंथ ऑफ अरे है डिवाइडेड बाय 2, यानी अरे का मीडियन ढूंढ के लाओ। जो प्रॉब्लम आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो आपको किसी ने दी थी, लेकिन आप जो एम्प्लॉय को प्रॉब्लम दे रहे हैं वो सब प्रॉब्लम, उसका साइज छोटा है। अब आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये kth स्मॉलेस्ट अगर ढूंढ के ले आता है तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूंगा अपना रिजल्ट निकालने के लिए। आप पूरी एक लॉजिक चला रहे हैं, आपने मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स के हर कॉलम को सॉर्ट किया, मिडल रो उठाई, उसमें से kth स्मॉलेस्ट ढूंढा, मिल गया बिलफर्स, और एम्प्लॉय ढूंढ के ले आएगा, मिल गया। हाउ विल यू यूटिलाइज दैट एलिमेंट? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही। यस, नो? जी सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो ये करके ले आया, kth स्मॉलेस्ट मिल गया एलिमेंट ना, kth स्मॉलेस्ट यहाँ पे मिल गया, और वो kth स्मॉलेस्ट है बी का, ओरिजिनल वैल्यू का नहीं मिला, ओरिजिनल अरे का नहीं मिला, बी का मिला है अभी। अभी ओरिजिनल प्रॉब्लम तो बड़ी दूर है। यस, और उसको हम कह देते हैं लेट्स से वैल्यू, जो kth स्मॉलेस्ट की वैल्यू है, लेट्स से दिस इज ए। यस, जी सर। इस स्टेप की कॉस्ट बताएं कितनी है? हर स्टेप की हम कॉस्ट लिखते आ रहे हैं, थीटा एन थीटा एन, इसकी कितनी है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस स्टेप? बताया कि नहीं? सर b/2। नहीं। सर कांस्टेंट होगी।
कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। Yes, sir. जी यार ये इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मेरा, सो मेरा ख्याल है मैं ये सवाल कर रहा था आपसे इंटरनेट डाउन होने से पहले कि फाइंड की स्मॉलेस्ट बी, इसका रन टाइम क्या होगा? जी, ये स्टेप कितना टाइम लेगा? एनीबॉडी? एक बंदे ने कहा था b/2, b तो एक अरे है, b/2 क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। रन टाइम तो एक नंबर होगा ना, क्या नंबर होगा वो? सर ए का साइज n/5 है, तो आई थिंक n/5 है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए इसके साइज के जितना ही टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, सॉर्ट नहीं, kth स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। सो अगर ओरिजिनल कॉल जो है वो t ऑफ n टाइम लेती है, जो कि ये वैल्यू है, तो ये कॉल जो है ये t ऑफ n/5 टाइम लेगी। यस? जी सर। सो ये n/5 ये यहां पे ये लिखा हुआ है, ये इसी कॉल का है। मेक सेंस? जी सर। अच्छा, अब मुझे टाइम बताते जाइए, हमारे पास टाइम कितना है? 4 मिनट आई गेस हैं। सो लेट मी ट्राई टू फिनिश दिस। सो ये मीडियन मिल गया, यानी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इस अरे में आधी एंट्रीज उससे छोटी हैं, आधी एंट्रीज उससे बड़ी हैं। यस? जी सर। सो अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं तो अज्यूम करें कि वो वैल्यू ये थी, लेट्स से ये वो वैल्यू थी जो वैल्यू है a, और इस अरे के अंदर आधी वैल्यूज जो हैं वो इससे छोटी हैं और आधी वैल्यूज इस a से बड़ी हैं। जो छोटी वैल्यूज हैं, यानी कोई सॉर्टेड ये फॉर्म नहीं है, जो छोटी वैल्यूज हैं वो भी लेफ्ट पे पड़ी हो सकती हैं, बड़ी वैल्यूज भी लेफ्ट पे पड़ी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इस अरे को स्कैन करूं तो एग्जैक्टली आधी वैल्यूज इस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी होंगी, आधी इससे बड़ी होंगी। यस? यस? सर आदि से क्या मुराद है? यानी ये जो मैट्रिसेस में अरे पड़ी है, इसकी सारी एंट्रीज में से बी हाफ, या आप बी बी अरे की बात बी कर? की अरे बी की हाफ वैल्यूज, यानी टोटल जी वैल्यूज हैं सर, आपके पास ओके। n/5। n/5 में से जो आधी हैं, यानी n/10, मैं सिर्फ इस रो की बात कर रहा हूं। ओके ओके, सर। बल्कि इसको यूं दोबारा से प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास अरे बी है, बी, दिस इज अरे बी, ये वैल्यू पड़ी है ए। सो ये जो बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, टोटल वैल्यूज n/5 हैं, उनमें से हाफ वैल्यूज जो हैं ए से छोटी हैं, हाफ वैल्यूज ए से बड़ी हैं। यानी अगर मैं बी को सॉर्ट करूं कभी भी तो ए जो है वो सेंटर में आएगा। यस? जी सर। अच्छा, अब वो वैल्यूज जो ए से छोटी हैं उनको मैं एस एस करके लिखने लगा हूं अभी। ठीक है, वो वैल्यूज जो ए से छोटी, हमें पता नहीं कौन सी हैं, लेकिन जस्ट थ्योरेटिकली थिंक कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, और जो वैल्यूज बिगर हैं या लार्जर हैं उनको मैं बी से लिखने लगा हूं। लेट्स से डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं, मे बी दिस वन। ये वैल्यू बिगर है, ये वैल्यू बिगर है, ये भी बिगर है, ये भी बिगर है, ये भी बिगर है, ये दो वैल्यूज बड़ी हैं, ये वैल्यू बड़ी है, ये भी बड़ी है, और इसी तरह के कुछ स्मॉलर वैल्यूज हैं, कुछ बड़ी वैल्यूज हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली हाफ हाफ है। यस? यहाँ पे जी स्मॉलर सर। एस काउंट करें जरा, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बी काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक एस और लगा लेते हैं कहीं, ये तो रफली इक्वल हो गया। सही है, तो ये यानी ये जो वैल्यू है ये बड़ी है, बिगर है, ये जो वैल्यू है ये छोटी है,
ये वैल्यू ए से बिगर है, ये वैल्यू ए से बिगर है, ये वैल्यू ए से स्मॉलर एंड सो ऑन। यस? जी सर। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, जो वैल्यूज ए से स्मॉलर हैं, ये वैल्यू ए से स्मॉलर है, इसके अगर मैं कॉलम पे जाऊं और इसकी दो ऊपर वाली वैल्यूज देखूं, यानी एग्जैक्टली इस कॉलम के अंदर ना, तो ये दोनों वैल्यूज भी ए से छोटी होंगी। यस? क्यों? जी सर। ये क्यों छोटी होंगी? क्योंकि सर हमने सॉर्ट किया हुआ है, इस वजह से। क्योंकि ये इस एंट्री से छोटी हैं, सॉर्टिंग हुई हुई है ना, तो ये एंट्री अगर ए से छोटी है तो इससे जो छोटी वैल्यूज हैं वो भी छोटी हैं। मेक सेंस? Yes, जी sir. सर। ओके, तो हम एक अरे बना लेते हैं। उस अरे को कहते हैं एस। एक और अरे बना लेते हैं बी, जिसको कहते हैं बिगर। जो भी वैल्यू ए से छोटी है उसको एस में कॉपी करते जाएंगे, जो भी वैल्यू ए से बड़ी है उसको बी में कॉपी करते जाएंगे। यस? जी सर। सो जो कंफर्म्ड ए से छोटी वैल्यूज हैं वो तो फौरन कॉपी करें ना। ये जितने भी एस हैं इनको कॉपी करें, जितने भी एस हैं इनको एज इट इज कॉपी कर दें, और एस के ऊपर ये जो दो दो वैल्यूज हैं इनको भी एज इट इज कॉपी कर दें यहां पे। मेक सेंस? ये सारी वैल्यूज कंफर्म्ड ए से छोटी हैं। मेक सेंस? जी Yes, सर। sir. अच्छा, जो ए से बड़ी वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू, ये जो बी है, ये वैल्यू ए से बड़ी है, तो इसके जो नीचे वाली दो एंट्रीज हैं ये भी बड़ी होंगी, है ना? जी सर। जी सर। सो बिगर में वो तमाम बी वाली वैल्यूज कॉपी कर दें और उसके नीचे वाली जो दो वैल्यूज हैं वो भी कॉपी कर दें। यस? यस सर। अच्छा, अब अगर आप जो हमें नहीं पता वो ये एस है, ये वाला एस, ये एस, ये वैल्यू जो है वो ए से छोटी है, ये वैल्यू ए से छोटी है, इससे ऊपर वाली दो वैल्यूज भी ए से छोटी हैं, लेकिन इससे नीचे वाली दो वैल्यूज ए से छोटी हैं, ये बड़ी हैं, वी डू नॉट नो। ये तीनों वैल्यूज ए से छोटी हैं, कंफर्म्ड वी नो, लेकिन इसी कॉलम के नीचे ये जो दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं ये ए से छोटी हैं या बड़ी हैं, वी डू नॉट नो। क्लियर है? लेकिन सर हमने सॉर्ट नहीं किया हुआ जी इनको सर। ऑलरेडी। सॉर्ट किया हुआ है, ये वैल्यूज एस से बड़ी हैं, लेकिन ए से बड़ी हैं या नहीं है, वी डू नॉट नो। ओके सर। इसी तरह जो बिगर है ये वाला, इसके ऊपर वाली जो दो वैल्यूज हैं वो ए से बड़ी हैं, ये छोटी हैं, वी डू नॉट नो। हमें ये पता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू ए से बड़ी है और इससे नीचे वाली दोनों बड़ी हैं, लेकिन ये दो वैल्यूज का हमें नहीं पता। मेक सेंस? जी सर। सो हम करते ये हैं कि ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं इनको वन बाय वन ए से कंपेयर करते जाते हैं। अगर कोई वैल्यू ए से छोटी होगी तो उसको एस में कॉपी करते जाएंगे, अगर कोई वैल्यू ए से बड़ी होगी तो उसको बी में कॉपी करते जाएंगे। लेकिन हमें ये कंफर्म्ड है, ये हमें कंफर्म्ड है, आप जरा गौर से देख लें कि एस का साइज कम से कम n/4 है और बी का साइज कम से कम n/4 है। ऐसा क्यों है? सर क्योंकि हमारी जो ये अरे थी बी वाली, उसका साइज n/5 था। अब उसमें से हम ए को एक्सक्लूड कर देंगे तो वो n/4 हो जाएगी ना, क्योंकि हमारी रोज का साइज n/5 ही है, हमारे जो मैट्रिसेस वाली अरे है। ठीक है, इसको ना देखने का एक और बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको इसको विजुलाइज करवाता हूँ। ठीक है, मुझे 2-1 मिनट और दे देंगे, मैं इसको विजुअलाइजेशन कर लें, बाकी हम कंटिन्यूटी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, लेकिन ये विजुअलाइजेशन एटलीस्ट हम कर लें। गिव मी 2 more minutes. यस? यस सर। ओके, थैंक यू।
आप इसको यूं सोचें कि ये आपकी ओरिजिनल अरे है मैट्रिक्स वाली ना, 5 के कॉलम्स वाली, और आप यूं सोचेंगे, फर्ज करेंगे आपने ये जो मिडल अरे है ना उसको सॉर्ट किया हुआ है, यानी जो ए है ना वो सेंटर में आया हुआ है, दैट इज ए, और ए का कॉलम पूरा का पूरा, सिर्फ ए नहीं, ए का ये पूरे कॉलम्स आपने इस तरह से सॉर्ट आपने किए नहीं है, लेकिन जस्ट प्रिटेंड कि अगर आपने सॉर्ट किए हुए होते कॉलम्स ए के लिहाज से, यानी आपने बी और ए को सॉर्ट किया हुआ होता, और ना सिर्फ बी को सॉर्ट किया हुआ होता, पूरे कॉलम स्वैप किए होते, यानी आपने देखा कि ये वाली एंट्री जो है ना वो सेंटर पे आनी चाहिए, तो ना सिर्फ ये एंट्री, ये पूरा कॉलम आप सेंटर में ले आए, बाकी दोनों एंट्रीज को आपने एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन कंपैरिजन इस पे करना है। तो अगर आपने सॉर्ट किया हुआ होता बिलफर्स, तो आप गौर से देखते कि ये जो सारा पोर्शन है, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो ए से छोटी हैं। यस, अगर आपने सॉर्ट किया हुआ है तो ये सारी वैल्यूज ए से छोटी हैं, अगर सॉर्ट किया हुआ है, लिहाजा इसके ऊपर वाली वैल्यूज भी छोटी हैं। मेक सेंस? जी सर। यस सर। और ये सारा पोर्शन ए से बड़ा है, ये सारी वैल्यूज अगर बड़ी हैं तो इसके नीचे वाली वैल्यूज भी बड़ी हैं। यस, यस सर। इसका मतलब है जो अरे स्मॉलर है उसका साइज कम से कम n/4 तो होगा ना, ये टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो ये 1/4 है ना, ये भी 1, और b का साइज भी कम से कम n/4 तो होगा, कम से कम इतना साइज तो होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, वी डू नॉट नो अबाउट दीज एलिमेंट्स, ये किस बकेट में जाएंगे, एस में जाएंगे या बी में जाएंगे, लेकिन जिस बकेट में भी जाएंगे उसका साइज इंक्रीज ही करेंगे ना, तो एस और बी इसका साइज एटलीस्ट n/4 है, दोनों अरेज का। यस, यस यस। वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ये दोनों एस में चले जाएं, यानी ये सारे एलिमेंट वाकई ए से छोटे हों जब हम कंपैरिजन कर रहे हो, और एस का साइज बढ़ते बढ़ते 3n/4 हो जाए, या ये दोनों के सारे एलिमेंट्स बी में चले जाएं और एस का साइज n/4 रहे, बी का साइज 3n/4 हो जाए। हु नोज, वर्स्ट केस में 3 ब्लॉक्स एक तरफ चले जाएंगे और एक ब्लॉक एक तरफ होगा, वर्स्ट केस के अंदर। मैं इसको वर्स्ट केस क्यों कह रहा हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन यू कैन सी कि अगर मैं अरे को बड़ा ही वर्स्ट केस में स्क्यू करने की कोशिश करूं तो एस का साइज अगर n/4 है तो उस दूसरे का 3n/4 होगा, अगर बी का साइज n/4 ही रहना है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता बिलफर्स, तो एस का साइज 3n/4 हो जाएगा। कम से कम बी और एस दोनों में एटलीस्ट n/4 एलिमेंट्स होंगे, एटलीस्ट। यस, जी सर। ओके, मैं यहां पे फिनिश करता हूं बाय जस्ट सेइंग कि ये जो वर्स्ट केस एनालिसिस है इसमें इन दोनों में से किसी एक अरे का साइज 3n/4 होगा, और जिसका साइज 3n/4 होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, उसके अंदर से हम दोबारा से kth लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे बाय रिकर्सिव कॉल, और ये रिकर्सिव कॉल जो है ये टाइम लेगी t 3n/4, और ये एग्जैक्टली वो टाइम है जो ये है। और इसके अलावा जितना भी पूरे एल्गोरिदम में काम हो रहा होगा जो अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं आपको बताऊंगा, वो सारा θn है। सो 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं, एक ये, और उसके अलावा सारे स्टेप्स का θn टाइम है। सो जो एंड पे रिकरेंस बनेगी वो ये बनेगी, और इसका रनिंग टाइम होगा θn। लेकिन मैं इसका ड्राई रन और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पाइथन कोड भी नेक्स्ट लेक्चर में लिखने का, बट दैट्स द लुक एंड फील ऑफ द एल्गोरिदम। अभी आगे इसके स्टेप्स हैं जो फाइनली बताएंगे कि kth लार्जेस्ट फाइंड होता कैसे है, वो मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।